हेलो दोस्तों, आप सभी का डिस्कस निंजा में स्वागत है। आज हम नवी मुंबई के सानपाड़ा में विनील भाई की हैचरी फिर से विजिट करने आए हैं। विनील भाई के एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज सिर्फ और सिर्फ डिस्कस निंजा पे फर्स्ट टाइम शोकेस करने की अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं विनील भाई को दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। पिछले वीडियो में विनील भाई ने हमें डिस्कस कीपिंग बेसिक्स एंड डिस्कस ब्रीडिंग के बारे में ब्रीफली बताया था। इस वीडियो में विनील भाई हमें डिस्कस ब्रीडिंग के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन उतनी ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल होगी, ये आपके भाई का वादा है। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही फिश रिलेटेड वीडियोस हमेशा लाते रहता हूँ। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए विनील भाई से बात करते हैं। हेलो विनील भाई, आपका डिस्कस निंजा में फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैं आपने डिस्कस कीपिंग एंड डिस्कस ब्रीडिंग के बारे में बताया था, तो काफ़ी हॉबीज़ का मुझे ईमेल आया था कि थोड़ा डिटेल में डिस्कस ब्रीडिंग के बारे में बताएंगे। तो आप प्लीज़ इस वीडियो में हमें डिस्कस ब्रीडिंग के बारे में डिटेल में बता सकेंगे? हाँ ज़रूर, मैं बताता हूँ, बट उसके पहले जैसे आपने मेंशन किया बहुत सारे हॉबीस्ट का आपको कॉल आया, बट सेम वे मेरे को भी बहुत सारे लोगों का ऑल ओवर इंडिया से कॉल आया एंड बहुत अच्छा लगा कि लोग इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं एंड ऑल थैंक्स टू यू। आपकी वजह से मेरे को इतना अच्छा एक्सपोजर मिला। माय प्लेजर सर। एंड अच्छा लगता है कि लोग को नॉलेज दे पाता हूँ मैं आपके सोर्स के थ्रू, आपके मीडियम के थ्रू। नहीं तो इसके पहले तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म कभी मिला नहीं मेरे को भी मेरा नॉलेज शेयर करने के लिए। तो थैंक्स अ लॉट एंड आप आते रहिए एनी टाइम, आपको जब भी कुछ भी हेल्प चाहिए आई एम ऑलवेज देयर। एंड तो फिर ब्रीडिंग के साथ चालू करते हैं। Sure, sir. बहुत जन ने मेरे को पहले भी पूछा कि मतलब हमने डिस्कस तो किया ही था, बट एकदम ब्रीफ में था, डिटेल में तो कवर अप नहीं किया था। तो मेरे को बहुत जन ब्रीडिंग के बारे में भी पूछते हैं एंड सबका यही कंसर्न रहता है कि कैसे करें, क्या शुरू करें। शायद पिछले वीडियो में नहीं कवर किया, वो मैं ट्राई करूँगा मैक्सिमम चीज़ें कवर करने का। तो मैं हमेशा इस पे जोर डाल रहा हूँ कि छोटे से चालू करो डिस्कस, 6 to 8 डिस्कस लेके उसको ग्रूम करो, एडल्ट साइज तक बढ़ाओ, 1-1.5 साल लगेगा। उसके बाद नेचुरली पेयर्स फॉर्म होंगे। इसके पीछे एक रीज़न है। मैं जैसे आप कोई छोटा डिस्कस लेके आते हैं तो वो जर्नी बन जाता है आपके लिए, वो छोटे से बड़ा करने में। वो जर्नी में आपको बहुत सारे तकलीफें आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। हो सकता है कि आपका 1-2 मच्छी का मॉर्टेलिटी हो जाए, कुछ ना कुछ आपको तकलीफ ज़रूर होगा। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा स्मूथ जर्नी रहेगा, बट आप उससे बहुत कुछ सीखेंगे एंड वो आप जो एक्सपीरियंस आप सीखेंगे वो जर्नी में, वो आपको ब्रीडिंग के लिए बहुत यूजफुल हो जाएगा एंड उसके आगे का जर्नी आपका बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। रिसेंटली मैंने देखा है कि लोग जर्नी उल्टा रिवर्स कर रहे हैं, जैसे कि पेयर्स लेके आ रहे हैं, ब्रीड कर रहे हैं, देन उनको पता नहीं है बच्चों को कैसे सरवाइव करने का, बच्चों को कैसे रेस करने का, फिर उनका बच्चे मर रहे, फिर उनके बच्चे थोड़े बड़े होके मर रहे। तो ये अभी थोड़ा रिवर्स प्रोसेस मैं नोटिस कर रहा हूँ। उसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा इन्वेस्ट मत करें पेयर्स में। पेयर्स थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है। आप 8 से 10, 6 to 10 एनी वेयर बिटवीन 6 to 10 इज़ फाइन। आप लाके शुरू करिए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा एंड इवेंचुअली आप शायद मेरे से अच्छे ब्रीडर बन जाए। बट मैं भी सीख ही रहा हूँ अभी, मैं भी हॉबिस्ट हूँ, मैं कुछ ऐसा खुद को बिजनेसमैन नहीं बोलता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी जर्नी। तो जैसे अगर एक बेस्ट साइज में बोलूँगा 2 इंच का फिश आप लेके आओ। 2 इंच इसके लिए रेकमेंड करता हूँ क्योंकि 2 इंच में ऑलरेडी फिश इंडिपेंडेंट हो गया रहता है
उसका इम्यूनिटी भी काफ़ी डेवलप हो गया रहता है एंड वो वाइड रेंज ऑफ फूड भी एक्सेप्ट करता है। प्लस आप उसका क्वालिटी आप देख के पता लगा सकते हैं कि इसका क्वालिटी कैसा रहेगा डिस्कस का, उसका शेप कैसा रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा। तो दैट इज वाई 2.5 इंच इज रिकमेंडेड। उससे छोटा आई वोंट रिकमेंड बिकॉज वो थोड़ा सेंसिटिव भी रहता है, क्योंकि जो डिस्कस को 2 इंच तक जो मेहनत लगती है ना, वो ऑलरेडी ब्रीडर ने किया हुआ रहता है। उसका जो केयरिंग रहता है, उनका फीडिंग रहता है, उनको वहाँ तक लेके आना, शेप प्लस सॉर्टिंग करना रहता है, जो डिफेक्टिव वंस निकाल के सिर्फ अच्छे डिस्कस को रख के उनको बेचना रहता है। तो 2 इंच साइज इज वेरी गुड टू 2.5 इंच साइज एंड उससे हम जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी जैसे लेट अस अज्यूम कि आपका टैंक सेटअप रेडी है, पूरा आपने डिस्कस लाया, छोड़ा, फीडिंग कर रहे हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि डिस्कस को ग्रूम करना फॉर ब्रीडिंग। सिर्फ एक हॉबिस्ट अगर डिस्कस को रख रहा है तो मैं उसको बोलूँगा ड्राई फीड, पैलेट फीड पे भी आप रख सकते हो। बट अगर आपको ब्रीडिंग के लिए डिस्कस को ग्रूम करना है तो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा मेहनत लेना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ वाटर क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ फूड एंड योर पर्सनल अटेंशन भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डिस्कस को अर्ली स्टेज में अगर हम आइडेंटिफाई करें उसका सिम्टम्स, पैरामीटर्स, बीमारी, तो हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं। वही अगर आप 1-2 दिन लेट हो गए, तीसरे दिन अगर आपको पता चला तो आपका शायद हाथ से निकल गया रहेगा टाइम एंड आप शायद उसको क्योर ना कर सकें, फाइनली आपका मॉर्टेलिटी होने का चांसेस है। तो सबसे पहले हम चालू करेंगे फूड से कि आपको एक हेल्दी ब्रीडिंग के लिए अगर डिस्कस ग्रूम करना है तो आप क्या फीडिंग दें। फीडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है कि हाई प्रोटीन डाइट रहना चाहिए, हाई फाइबर रहना चाहिए एंड विटामिन्स रहने चाहिए, मल्टीविटामिन्स। जैसे आपके पिछले वीडियो में फूड का रेसिपी भी आपने शेयर किया, काफ़ी अच्छा रेसिपी था, लोग वो रेसिपी भी फॉलो कर सकते हैं। या फिर कोई अगर एक्सपीरियंस्ड ब्रीडर है जो अपना फूड बेचता है, आप उससे भी खरीद सकते हैं, दैट विल ऑल्सो हेल्प। एंड इवेंचुअली आप सीखेंगे तो अलग बात है, क्योंकि मैं ये भी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप डायरेक्ट एनिमल हार्ड मिक्स ला के बना के आप फीडिंग चालू करें, क्योंकि अगर वो आपका सही नहीं रहेगा, रेसिपी एंड प्रोपोर्शन, कंसिस्टेंसी सही नहीं रहेगा, तो भी आपका डिस्कस को इफेक्ट हो सकता है। एंड इसके साथ साथ कमर्शियल फूड जो है, जैसे हिकारी बायो गोल्ड हो गया, सेरा ग्रैन्यूल्स हो गया, ट्रॉपिकल ग्रैंड D50 हो गया, ये सब आप एक स्मॉल रेशो में हफ्ते में 2-3 बार यूज़ करें तो क्या मच्छी का नेचुरल कलर एनहांस होता है एंड कुछ अगर न्यूट्रिएंट्स हमारे एनिमल हार्ड मिक्स में रह गए रहेंगे, मिस आउट हो गए रहेंगे, तो वो पैलेट फूड में कवर हो जाते हैं, कमर्शियल फूड में। एंड डेली साइफन करें। डेली साइफन इन द सेंस अगर आपका टैंक वॉल्यूम इज अबाउट 200 लीटर्स, जैसे एक 4 फीट टैंक का टैंक वॉल्यूम 200 के आसपास रहता है, तो आपको एटलीस्ट 8 से 10 डिस्कस के लिए डेली 100 लीटर्स वाटर चेंज करना पड़ेगा। एंड मिनिमम व्हाट आई रिकमेंड इज 3 टाइम्स अ डे फीडिंग। फीड 3 टाइम होना ही चाहिए, तो ही आपको वो बेसिक ग्रोथ मिलेगा। कुछ लोग 4 बार करते हैं, कुछ लोग 5 बार करते हैं, कुछ लोग 6 बार करते हैं, लेकिन फीडिंग करना एक की फैक्टर नहीं है। अगर आप जितना ज़्यादा फीड कर रहे हो उतना ही आपको वाटर चेंज भी करना है। क्योंकि मैं देखता हूँ लोग मेरे को बोलते हैं कि मैंने इतना फीडिंग किया फिर भी मच्छी नहीं बढ़ रहा है, मैंने इतना ज़्यादा उनको ध्यान रखा फिर भी मच्छी ग्रो नहीं हो रहा है। तो अगेन ये प्रॉब्लम हो जाता है कि आप फीडिंग तो दे रहे हो लेकिन पानी नहीं अच्छा दे रहे हो, वाटर चेंज नहीं कर रहे हो। मच्छी आपका सर्वाइव करेगा नो डाउट, थोड़ा बहुत ग्रो भी कर लेगा, बट वो आपको जैसे ब्रीडिंग के लिए ग्रूम करना है, हेल्दी ग्रूम करना है, वो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आपको सपोज 3:1 का रेशियो रखिए, मतलब 3 बार अगर आप फीड करते हो तो 1 टाइम 50 to 60% वाटर चेंज होना चाहिए। अगर आप 5 बार फीडिंग करते हो, 5 से 6 बार, तो आपको एटलीस्ट 2 बार तो करना ही चाहिए वाटर चेंज 50 to 60 टाइम्स। अगर आप वर्किंग हो, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप स्टोर्ड वाटर यूज़ करें एंड एक ही बार में 100% वाटर चेंज करें। टैप वाटर में यूजुअली रिकमेंड नहीं करता हूँ 100%, क्योंकि क्लोरीन कभी कभी फ्लक्चुएट होता है पानी में, कभी ज़्यादा क्लोरीन आता है, कभी कम आता है।
तो आपका फिश उससे भी बीमार पड़ सकता है। तो अगर आप स्टोर कर रहे हो तो गो अहेड एंड डू 100% वाटर चेंज, अच्छा ही है वो आपके डिस्कस के लिए। एंड अगेन आफ्टर समवेयर अराउंड 3-4 मंथ्स आप देखेंगे कि आपका मच्छी 4 इंच प्लस हो गया रहेगा। 2 इंच से लेके 4 इंच होने में 3 से 4 महीने लगते हैं। इसके बाद का जर्नी आपका बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि वंस एक बार डिस्कस 4 इंच हो जाता है, 3.5 इंच 4 इंच हो जाता है, मच्छी का ग्रोथ ऑलमोस्ट स्टॉप या ना के बराबर एकदम स्लो हो जाता है। उसके बाद आपको ऑलमोस्ट 8 से 10 महीना लग जाएगा उसका 2 इंच और बढ़ाने के लिए। तो ब्रीडिंग डेफिनेटली पेशेंस का काम है। अगर आपके पास पेशेंस है तो ही आप ब्रीड करें, या फिर आपको ग्रूम करना है, आपके पास प्रॉपर टाइम है तो ही आप करें। तो नाउ अभी सपोज हमने 1 साल तक काफ़ी अच्छा डिस्कस रख लिया एंड वो काफ़ी ग्रो भी हो गया है, तो बेसिकली 1 ईयर इज द एज जहाँ पे डिस्कस मैच्योर हो जाता है एंड यू विल सी द साइंस ऑफ पेयरिंग। डिस्कस पेयरिंग चालू हो जाएगा, डिस्कस अंडा लगाना चालू कर रहा है। फीमेल्स मोस्टली जल्दी मैच्योर होते हैं, मेल्स थोड़ा लेट मैच्योर होते हैं। तो कोई भी जल्दबाजी मत करिए कि मैं ये पैर उठा के ब्रीडिंग टैंक में डाल दूँ एंड वो ब्रीड हो जाएगा, ये गलती ना करें। आपको थोड़ा टाइम देना है, क्योंकि फीमेल्स पहले मैच्योर होते हैं। जैसे मैंने बताया मेल्स को 1-2 महीना एक्स्ट्रा लग सकता है, तो ऑब्जर्व करो और 1-आध महीना के लिए टैंक में। एंड ऑब्वियसली साइज इज द मैटर। अगर आपका मच्छी छोटा है तो आप थोड़ा और रुको 2-3 महीना साइज ग्रो होने के लिए, नहीं तो एक बार ब्रीडिंग चालू हो जाएगा तो आपका फिश ग्रो नहीं होएगा, वो साइज में आपका फिश अटक जाएगा। एज अ हॉबीज तो कर सकते हैं, बट अगर आपको ब्रीडिंग लॉन्ग टर्म के लिए देखना है तो आपको गुड साइज का डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है। तो सर आप क्या रिकमेंड करते हैं, मतलब 2 साल तक उनको ग्रोथ ही देना है और उसके बाद ब्रीडिंग के लिए डालना है? 2 साल नहीं बोलूँगा मैं। अभी हर एक फिश का ग्रोथ रेट अलग रहता है। कोई फिश 1 साल में ही 5-5.5 इंच हो जाता है, कोई फिश को ज़्यादा टाइम लगता है, कोई फिश 18 महीने में भी 6 इंच का नहीं हो पाता है। तो यू शुड नो कि क्या साइज परफेक्ट है आपके लिए। मैं प्रेफर करता हूँ कि 5 इंच एंड अबाउ, लाइक 5.5 इंच तो मिनिमम होना चाहिए मेल, एंड फीमेल शुड बी एटलीस्ट 5 इंच, ताकि वो ब्रीड हो एंड वो पेयर मेरा लॉन्ग टर्म तक साथ दे। क्योंकि 5 to 5.5 should be the ideal. या 6 इंच होता है तो वेल एंड गुड, आपको अच्छा ही रिजल्ट आएगा 6 इंच में। तो आफ्टर अ लॉन्ग मतलब क्या एक्स क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है? क्वांटिटी भी ज़्यादा मिलेगा, आपका पैर भी लॉन्ग टर्म के लिए हेल्दी रहेगा, जल्दी स्ट्रेस में नहीं आएगा, ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ बच्चे हैंडल कर सकता है, कैपेसिटी ले सकता है। बस ये सब छोटे मोटे फैक्टर्स है जो पेयर्स को लॉन्ग टर्म, क्योंकि आप 1-1.5 साल आप इन्वेस्ट कर रहे हैं बेबीज को रेज करने में, तो आप चाहेंगे कि आपका पैर भी और 1-1.5-2 साल आपको साथ दे। तो उसके लिए ये जितना बड़ा पैर रहेगा, जितना हेल्दी पैर रहेगा उतना अच्छा है। छोटा पैर रहेगा तो 4-5 बार 6 बार ब्रीड होके वो शायद स्ट्रेस में आके मॉर्टेलिटी भी हो सकता है, या बीमार पड़ सकता है, या ब्रीडिंग स्टॉप हो सकता है। तो बस यही रीज़न है, बाकी कुछ हार्ड एंड फास्ट रीज़न नहीं है। एंड आपको करना तो कर सकते हैं ब्रीडिंग, नो डाउट, एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं, उसके बाद आप और इम्प्रूव कर सकते हैं। आपका कुछ मिस्टेक्स हुआ रहेगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट में और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लेट अस सपोज कि अभी पेयर्स मिल गए, हमको पेयर मिल गए, एग्स लगाना चालू किया, मेल भी फर्टिलाइज किया, तो एक क्यूब रेडी करो, ब्रीडिंग क्यूब बोलते हैं, जो 1.5 बाय 1.5 फीट का रहता है, 18 इंच लेंथ, 18 इंच हाइट, 18 इंच विड्थ। वो कैसा है कि पेयर्स को बहुत ही इजी पड़ता है बेबीज को देखने के लिए। एक क्यूब होने के कारण बेबीज भी इजीली पेरेंट्स पे अटैच होते हैं, तो एक क्यूब में ब्रीड करने में सक्सेस अच्छा मिलता है। तो पैर को एक सेपरेट क्यूब में रेडी करो, निकाल के रखो, एंड पैर को नेचुरली अंडे लगाने दो। मेल हैच फर्टिलाइज करेगा नहीं करेगा 1-2 अटेम्प्ट में कुछ बोल नहीं सकते। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेल को 4 से 6 अटेम्प्ट लग जाते हैं सीखने के लिए, मैनी अनसक्सेसफुल होता है, 12 अटेम्प्ट्स भी जाते हैं।
एंड यहाँ पे ऐसा होता है कि लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं, बहुत इम्पेशेंट। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया, लेकिन फिर भी लोग इतने इम्पेशेंट हो रहे हैं कि मेरे को हर एक ब्रीडिंग के बाद कॉल करके पूछते हैं मैं अभी क्या करूँ, अभी क्या करूँ। कुछ नहीं करना है। द मेन आइडिया इज कि लेट देम लर्न, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। ये डालो, वो डालो, इसमें ये मिथिलिन ब्लू डालो, इतना सब आप ये कर रहे हो, उसको और स्ट्रेस दे रहे हो, क्योंकि वो अभी तक कुछ सीखा नहीं है ना। आप उसके ऊपर बार बार शिफ्टिंग कर रहे हो, कौन डाल रहे हो, कौन निकाल के दूसरा कुछ डाल रहे हो। दिस विल नॉट वर्क। आप टाइम दो, डिस्कस किधर भी अंडे लगाए हैचिंग हो जाता है, कोन पे, स्लेट पे, कांच पे, हीटर्स पे। तो इतना आप इम्पेशेंट रहेंगे तो मे बी आपका डिस्कस सीखने से पहले वो स्ट्रेस में आ जाए। तो टाइम दो, 2 से 3 महीना, 4 महीना भी लग सकता है नए पेयर्स को सीखने के लिए। रेयरली कोई ऐसा पेयर रहता है जो 1 या 2 आइटम में सीख जाता है, ठीक है। एंड बहुत रेयर ओकेजन है कि 2-4 आइटम में भी सीख जाए। एवरेज इज 6, विच मेरे एक्सपीरियंस में 6 बार तो लगता है ये पेयर को सीखने के लिए। सीखने के लिए मतलब हैच का मतलब फर्टिलाइज करने के लिए नहीं, बॉडी पे लेने के लिए हर एक स्टेज में सीखना पड़ता है पेयर को। बिल्कुल। पहले फीमेल ने अंडा लगाया, मेल को सीखना पड़ता है कि वो फर्टिलाइज कैसे करेगा। सेकेंड स्टेज इज फर्टिलाइज तो कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है विगलर। कभी कभी विगलर को खा जाते हैं न्यू पेयर। उसके बाद उनको समझते हैं कि हाँ ये बच्चे, इनको नहीं खाना चाहिए, तो नेक्स्ट टाइम शायद विगलर से भी एक स्टेज आगे निकल जाते हैं। शायद फ्री स्विमिंग आते हैं लेकिन बॉडी पे नहीं आ पाते, नीचे गिर जाते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स ध्यान नहीं रखते। तो ये सब सीखने का ही स्टेजेस है। ये आप ये मत समझो कि पैर आपका गंदा पैर है या सक्सेसफुल पैर नहीं है। इवेंचुअली वो सीखेगा, इवेंचुअली वो एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वो नेचुरल प्रोसेस है, वो खुद ही अपने आप यस नेचुरली होने दो। आपको मैं 6 टाइम्स बता रहा हूँ, 6 टाइम लगे मतलब 6 टाइम मतलब 2 महीना तो लगेगा एटलीस्ट। तो अगर आज आपका पैर लगता है तो अगले 2-3 महीने आपको इम्पेशेंट होके नहीं चलेगा, आपको पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। सपोज अभी बेबीज, हमारा एक पैर सक्सेसफुल हो गया, बेबीज बॉडी पे आ गए, तो सबसे पहला है कि उनका न्यूट्रिशन। हमें फ्रेशली हैच ब्राइन श्रिम्प हैंडी रखना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर 3rd डे ऑफ फ्री स्विमिंग 4th डे ऑनवर्ड्स हमें फीडिंग चालू करना है अपने बेबीज को। तो बेबीज कुछ खाएंगे नहीं खाएंगे, आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि वो खा रहे नहीं खा रहे। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम फीडिंग कर रहे हैं स्मॉल अमाउंट में। मे बी वो 6 डे पे खाना चालू करे, 7 डे पे खाना चालू करे, बट वी कांट वेट अंटिल 10 डे 12 डे। तब तक पैर बहुत वीक हो जाएगा एंड बेबीज का ग्रोथ ऑलमोस्ट स्टंट हो जाएगा, मतलब स्लो हो जाएगा। तो व्हाट आई रिकमेंड इज 4 to 5 डेज के बाद आप ब्राइन श्रिम्प चालू कर दिए एंड वो आपको दिखेगा कि बेबीज का पेट ऑरेंजिश हो रहा है, इसका मतलब वो ब्राइन श्रिम्प खा रहे हैं। आपको दिखेगा नहीं खाते वक्त, बट वो खाएंगे एंड इवेंचुअली बेबीज बड़े होंगे। पेरेंट्स को थोड़ा साइज मतलब बेबीज बड़े होंगे, स्ट्रेस आना चालू हो जाएगा। तो दैट इज द टाइम आपको बेबीज को सेपरेट करना है। जैसे पेरेंट्स में कोई इंडिकेशन है, स्ट्रेस में जा रहा है, एग्रेशन दिखा रहा है बेबीज के तरफ, बेबीज को हर्ट कर रहा है, या फिर मेल या तो फीमेल कॉर्नर में आके लाई डाउन कर रहा है, दिस इज द साइन कि आपको बेबीज को अलग करना चाहिए। जैसे आप बेबीज को अलग करते हो, आपको मिनिमम 4 to 6 टाइम्स फीडिंग देना है ब्राइन श्रिम्प का बेबीज को एवरी डे फॉर द ऑप्टिमल ग्रोथ। अगर आप वर्किंग है, अगर आप फुल डे फीड नहीं कर सकते तो मिनिमम इज 3 टाइम्स। 3 टाइम्स तो फीड करना है, उसके कम, उससे ज़्यादा कम आप नहीं कर सकते। एंड सेम जैसे मैंने पहले बोला 3:1 का रेशियो रखो, 3 बार फीडिंग करो, 1 बार वाटर चेंज करो, वो भी 50 to 70% डिपेंडिंग ऑन योर स्टॉकिंग डेंसिटी। डेंसिटी प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि कुछ लोग 4 फीट में 50 मच्छी रखेंगे बेबीज, कुछ लोग 4 फीट में 200 मच्छी रखेंगे। तो सबके लिए मैं सेम वाटर चेंजेस रेकमेंड नहीं करता हूँ। हायर द वॉल्यूम हायर द वाटर चेंजेस सेम। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बेबीज खाना खा रहे, ग्रो हो रहे, बट अचानक से बेबीज का मॉर्टेलिटी चालू हो जाता है आफ्टर 3 वीक्स, आफ्टर 4 वीक। वो इसके लिए होता है क्योंकि हम बेबीज ग्रो हो रहे हैं
हम उनको फीडिंग भी बढ़ा रहे, हम उनको सप्लीमेंट्री फूड भी चालू करें, जैसे एनिमल हार्ड मिक्स हो गया या कोई और फ्लेक फूड हो गया, बट हम वाटर चेंज उतना नहीं कर रहे, अमोनिया बिल्टअप हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं 4 वीक सिंड्रोम। आपका बेबीज एक एक करके मरते जाएगा। अगर आपको ये सिंड्रोम अवॉइड करना है तो आपको वाटर चेंजेस मतलब इंक्रीज करना पड़ेगा, और आफ्टर 4 वीक्स आपको एक पीपी ट्रीटमेंट चालू करना पड़ेगा आपके बेबीज को। बिफोर सेपरेटिंग एक माइल्ड दे सकते हैं विद पेरेंट्स के साथ, बट आफ्टर सेपरेटिंग जब वो ऑलमोस्ट थंबनेल साइज हो जाएंगे तभी से लेके आपको एवरी 15 डेज में पीपी बात देना है, ताकि कुछ बैक्टीरिया हो, पैरासाइट हो, वॉर्म हो या कोई भी अलग टाइप का बीमारी हो, वो पहले ही इफेक्ट होने से पहले ही क्योर हो जाए या किल हो जाए। बस बेबीज में इतना ही ध्यान रखना, बेबीज बहुत वल्नरेबल रहते हैं, तो हाई अमोनिया लेवल इज़ वेरी फैटल फॉर बेबीज, एंड लोग मोस्टली वो फैक्टर छोड़ देते हैं, अमोनिया का जो फैक्टर है वो छोड़ देते हैं। हम बेबीज में स्पंज फिल्टर नहीं लगाते मोस्टली, तो वो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन साइकिल है वो भी नहीं रहता है टैंक में, तो उसके लिए हमें वाटर चेंजेस से ही अमोनिया लेवल कंट्रोल करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो यही बस, एंड एक बार अगर बेबी बीमार गिरता है और आपका मोर्टेलिटी चालू होता है, देन देर इज हार्डली वी कैन डू, क्योंकि डेली 2-4 मरते मरते एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका पूरे लॉट वाइप आउट हो जाएगा, हार्डली 8-10 बच्चे बच जाएंगे। सो सेफ साइड के लिए आप वाटर चेंजेस ज़्यादा करें एंड पीपी का ट्रीटमेंट दें बस। यस, एंड इसके आगे आपका मतलब ऑलमोस्ट पूरा मेहनत तो हो गया रहता है। श्रिम्प आप 1 इंच तक बेबीज को ब्राइन श्रिम्प पे फीड चालू रखें, 1 इंच के बाद आप स्टॉप कर सकते हो, हार्ट एनिमल हार्ट पे कन्वर्ट कर सकते हो, फ्लेक फूड पे कन्वर्ट कर सकते हो, पेलेट फूड पे कन्वर्ट कर सकते हो, एंड उसके बाद आपको जब भी सेल करना है थंबनेल साइज में भी सेल कर सकते हो, 1 इंच में भी सेल कर सकते हो। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर डिमांड, आपके पास कैसे टाइप का डिमांड है, कैसे टाइप के क्लाइंट्स है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। एंड अगेन द साइकिल गोज ऑन। सर मुझे एक पूछना था कि कई बार देखा जाता है कि 2 फीमेल्स भी एग ले करते हैं, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे सर? ये कभी कभी ऐसा होता है, कॉमन टैंक में मोस्टली ऐसा रेयरली होता है कि 2 फीमेल्स ले कर रहे हैं, क्योंकि मेल थोड़ा डोमिनेटिंग रहते हैं, मेल्स वोंट अलाउ 2 फीमेल्स टू मिंगल अप, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम आइडेंटिफिकेशन में गलत हो जाते हैं, हमको लगता है ये मेल और ये फीमेल है, हम निकाल के बिना एग लगाए, एक बार भी कॉमन टैंक में अंडा नहीं लगा के हम डाल देते ब्रीडिंग टैंक में। एक्सपीरियंस लोग कर सकते हैं नो डाउट, बट अगर आप को इतना आइडिया नहीं है आइडेंटिफाई करने में मेल फीमेल, तो ये चीज़ ना करे। उसकी वजह से क्या होता है, 2 फीमेल भी पैरअप हो जाते हैं ब्रीडिंग क्यूब में एंड साइमल्टेनियसली अंडा लगाना चालू कर देते हैं। तो ये मोस्टली इनएक्सपीरियंस ब्रीडर्स के साथ बहुत कॉमन है ये चीज़, तो इसके लिए मैं यही रेकमेंड करूँगा कि कॉमन में ही पेयरिंग होने दो, कॉमन टैंक में जो नेचुरल तरीके से है, एंड उसके बाद एक बार अंडे लगाए, 2 बार अंडे लगाए, उसके बाद सेपरेट करो। विनील भाई मुझे एक पूछना था, डिस्कस पेयर जो एग ले करते हैं तो वो हैच होने के लिए कितने दिन लगते हैं? ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, बट एनीवेयर बिटवीन 48 आवर्स टू 60 आवर्स, लाइक 2 दिन से 2.5 दिन के बीच में आपको हैचिंग मिल जाएगी। उसके बाद विगलिंग स्टेज बोलते हैं हम, जो बेबी स्टिल अटैच रहते हैं एंड सिर्फ टेल वैग करते रहते हैं, उसको विगलर्स बोलते हैं। अटैच टू द कोन? हाँ, कोन पे ही चिपके रहते हैं जहाँ पे उनका ये, वहाँ से लेके फ्री स्विमिंग के लिए यू कैन कंसिडर मोर 60 आवर्स। तो रफली पूरा जो टाइम पीरियड है एग ले करने से लेके फ्री स्विमिंग तक, एनीवेयर बिटवीन 5 days to 6 days। कभी कभी अर्ली भी हो जाता है, 4 days में भी फ्री स्विम हो जाता है, कभी कभी 6 दिन में भी फ्री स्विम हो जाता है। तो आप टेंशन मत लो कि आज 4 दिन हो गया अभी तक फ्री स्विम नहीं हुआ, 5 दिन हो गया फ्री स्विम नहीं हुआ। लेट देम टेक द टाइम। कभी कभी पेरेंट्स है ना लोकेशन भी चेंज करेंगे, इधर से उधर शिफ्ट करेंगे, वापस वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो लेट देम डू। आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको आपका वाटर कंडीशन अच्छा रखना है, अमोनिया नहीं रहना चाहिए, ताकि आपका जो बेबीज़ है वो हेल्दीली पेरेंट्स के बॉडी पे अटैच करे। अमोनिया ज़्यादा रहने से भी बेबीज़
गिर जाएंगे, मतलब फ्री स्विमिंग आने से पहले ही बॉटम पे गिर जाएंगे एंड वो आपके पेरेंट्स को अटैच नहीं कर पाएंगे। या सर मुझे आगे पूछना था, एक्स ले करने के बाद मिथलिन ब्लू डालना जरूरी है क्या? ज़रूरी ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं मेरे कोई भी ब्रीडिंग टैंक्स में नहीं डालता हूँ। क्या बेनिफिट क्या रहता है? वो एक एंटी फंगल है, जैसे मैंने जैसे एग्स एक लिविंग है, उसमें प्रोटीन सैक रहता है, तो फंगस लिविंग सेल्स पे फीड करते हैं, तो बहुत इजीली फंगस आने का चांसेस रहता है। अगर कोई पेरेंट बहुत अच्छे केयर ले रहे हैं, कंटिन्यूस ब्लो कर रहे हैं एग्स को, तो फंगस आने का चांसेस नहीं रहता है। या फिर आपका TDS हाई है, आपका एग शेल हार्ड हो गया है एंड एग डेड हो गया, तो इवेंचुअली भी उसको फंगस लगने का चांसेस है। तो वो चीज़ अवॉइड करने के लिए हम मिथलिन ब्लू ऐड करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बार बार आपका अंडा फंगस पकड़ रहा है या हमेशा ही फंगस पकड़ रहा है, तो आप मिथलिन ब्लू डाल के भी चेक कर सकते हो। बट पर्सनली मुझे बिना मिथलिन ब्लू का भी काफ़ी अच्छा सक्सेस मिला है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। तो और एक बात पूछनी थी, फ्री स्विमिंग एक बार जो स्टेज में गए, तो उसके बाद ब्राइन स्विम कभी से फीड करना चाहिए उनको? फ्री स्विमिंग के बाद 4 to 5 डेज के बाद आप चालू कर दो फीडिंग करना, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में। तो एक बार वो फ्री स्विमिंग स्टेज पे गए तो सीधा पेरेंट्स के बॉडी पे जाएंगे? बॉडी पे जाएंगे, फिर अगले 3-4 दिन तक वो पेरेंट्स का स्लाइम पे फीड करेंगे। तो बट ब्राइन श्रिम्प इसके लिए अर्ली चालू करेंगे ताकि पेरेंट्स को कम तकलीफ हो एंड बेबीज का साइज जल्दी ग्रो हो। तो जितना जल्दी हम चालू करेंगे, ऑब्वियसली सेकेंड डे फर्स्ट डे से मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, बट 4 to 5 डेज द आइडियल पीरियड कि आपको फीडिंग चालू करना चाहिए। एंड इवेंचुअली आप नोटिस करेंगे 7 to 8 डेज तक बेबीज ने चालू कर दिया रहेगा खाना। कुछ बेबीज जल्दी चालू करते हैं, कुछ बेबीज लेट चालू करते हैं, बट आपको तो 4 to 5 डेज के बाद चालू करना है फीडिंग। सर और पूछना था कि स्पेशली एज ब्राइन स्विम, तो कोई ऑफिस को टाइम नहीं मिलता है, दिन में एक ही बार हैच करके, बाकी के टाइम फ्रोजन खिला सकते हैं क्या? खिला सकते हैं, नो डाउट। अगर आप वर्किंग है तो आप फ्रोजन खिला सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स कम नहीं होंगे ना अगर फ्रीज करके डालेंगे तो? न्यूट्रिएंट्स कम नहीं होंगे, सिर्फ जो बेबी का जो ईटिंग कैपेसिटी है। अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप अगर है ना हैचिंग होने का इमीडिएटली बेबीज को फीड करते हैं तो आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा ग्रोथ में, क्योंकि वो जो प्रोटीन सैक रहता है दैट इज इम्पोर्टेंट। ब्राइन श्रिम्प इज नॉट इम्पोर्टेंट। जो श्रिम्प के अंदर प्रोटीन सैक है वो बेबीज को हेल्प करता है ग्रोथ के लिए। तो अगर आप 24 आवर्स के बाद हैचिंग हो गया, उसके बाद अनदर आप 12 घंटे बाद फीड कर रहे हो, तो उसका कुछ मतलब नहीं है। तो अगर आप फ्रीज भी कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स में वो यूज़ करना है। तो ऐसा नहीं है कि आज फ्रीज किया फिर उसको अगले दिन दूसरे दिन फीड किया, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। एंड सेकेंडली मैंने पर्सनली नोटिस किया कि फ्रोजन फूड पे उतना अच्छा ग्रोथ नहीं मिलता है जितना लाइव फीडिंग पे मिलता है। तो अगर आपको एज अ ब्रीडर, एज अ ब्रीडिंग ही आपका टारगेट है तो लाइव ही प्रेफर करो, और अगर आपको एक हॉबी के लिए करना है तो आप फ्रोजन भी यूज़ कर सकते हो। थैंक यू विनील भाई, आपने डिस्कस निंजा के लिए टाइम निकाला और डिस्कस ब्रीडिंग के बारे में पूरा डिटेल में समझा। इसके लिए मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। थैंक यू विनील भाई। डिस्कस निंजा, इनफैक्ट मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। मेरे को काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला, काफ़ी लोगों ने रीच आउट किया मेरे तक, एंड पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं इतने लोगों को गाइड कर सका, हेल्प कर सका। बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं मुझे, ऑल बिकॉज ऑफ योर चैनल। एंड मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आपके व्यूअर्स से कि कभी कभी फ़ोन नहीं उठा पाऊँ या रिप्लाई नहीं कर सकूँ तो थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि मेरा भी पर्सनल प्रायोरिटीज़ है, काम से फुल टाइम तो ये भी है मेरा, बाकी भी काम रहता है। तो जैसे मेरे को टाइम मिले मैं आपको रीच आउट करूँगा, या फिर मैं अगर कॉल अटेंड नहीं करूँ तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे एक मैसेज छोड़ दो, मैं आपको रीच आउट करूँगा डेफिनेटली। थैंक्स अ लॉट, एंड यू कैन एनीवेज कॉन्टैक्ट मी एंड व्हाट्सएप में आपको कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग डिस्कस, आई विल ऑलवेज ट्राई टू हेल्प विद बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। मे भी कुछ चीज़ें मैंने जो बताई करेक्ट भी हो सकती है, इनकरेक्ट भी हो सकती है, बट
जो भी मैंने किया है मेरे एक्सपीरियंस से, नॉलेज से, मेरे मेंटर्स से, जो सीनियर डिस्कस ब्रीडर्स है, सब इवेंचुअली हुआ है। एक ही रात में मैं इतना सब नॉलेज इकट्ठा नहीं कर पाया, इतने साल की रीडिंग्स से आता है। तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको सिंप्लीफाइड वे में कैसे हेल्प कर सकूं, इसके लिए थैंक्स अ लॉट डिस्कस निंजा। थैंक यू वेरी मच सर विनील भाई। सर वेलकम। आपको ये और एक बात पूछनी थी, आपके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम है जो आपको व्यूअर्स कांटेक्ट कर सकते हैं? स्पेसिफिक टाइम एज इन आफ्टरनून टाइम मोस्टली मेरा फ्री रहता है, ओके आफ्टर 2 PM 3 PM, तो इवनिंग 7 o'clock तक मैं फ्री रहता हूँ। एंड उसके बाद मेरा डेली 2 बार वाटर चेंजेस रहता है, एक मॉर्निंग में रहता है, एक इवनिंग में रहता है। तो मे बी वो टाइम पे मैं बात ना कर सकूँ, रिप्लाई ना कर सकूँ, तो आफ्टरनून टाइम इज़ मोस्ट प्रेफरेबल। या फिर आपको अगर लेट नाइट आफ्टर 10 PM भी कांटेक्ट करना है तो फील फ्री, तो दिस इज़ द कन्वीनियंट टाइम। बाकी मोस्ट ऑफ टाइम इफ़ आई एम ट्रैवलिंग एनीवेयर, अगर मैं किधर बाइक पे हूँ, कार में हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, तो शायद मैं फ़ोन ना उठा सकूँ, बट आई विल गेट बैक टू यू एज सुन एज आई गेट फ्री। थैंक्स अगेन विनील भाई। या वेलकम। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज एंड सीखने मिला होगा। आप मेरे बाकी के वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बेल आइकन को भी हिट करें लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।